कभी भारत के नक्शे को ध्यान से देखा है? सोचा है कि ये जैसा दिखता है वैसा क्यों है? इसमें कुछ बड़ी दिलचस्प कहानियां छिपी हैं। चलिए आज भारत के भूगोल के कुछ ऐसे ही अनजाने रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, बड़े ही आसान और मजेदार तरीके से। तो चलिए सबसे पहले एक बड़े मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद नक्शा देखते हुए कई लोगों के मन में आता होगा। अगर भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का फैलाव डिग्री में देखें तो वो लगभग बराबर है, करीब करीब 30 डिग्री। तो फिर ऐसा क्यों है कि इसकी उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो पूर्व पश्चिम की चौड़ाई से ज्यादा है? और ये देखिए, आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर और वहीं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। मतलब लगभग 281 किलोमीटर का फर्क। अब बात यह है कि जब डिग्री में दोनों तरफ का फैलाव एक जैसा यानी 30 डिग्री के आसपास है तो फिर ये किलोमीटर का अंतर कहां से आ गया? असल में इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के अपने आकार में ही छिपा है। सोचिए, पृथ्वी एक संतरे की तरह है। जैसे संतरे की फाकें ऊपर और नीचे यानी ध्रुवों पर आके मिल जाती है ना, ठीक वैसे ही जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो भी ध्रुवों की तरफ जाते जाते एक दूसरे के करीब आती जाती हैं, सिकुड़ती जाती हैं। बस यही वजह है कि भूमध्य रेखा से हम जितना दूर उत्तर की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी भी उतनी ही कम होती जाती है। तो भारत का ये जो इतना बड़ा फैलाव है, ये सिर्फ दूरी का ही खेल नहीं है। ये एक और बड़ी ही दिलचस्प पहेली हमारे सामने रखता है, और वो पहेली है समय की। ये सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन भारत के एक छोर से दूसरे छोर के बीच पूरे 2 घंटे का फर्क है। मतलब जब देश के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा होता है, दिन की शुरुआत हो रही होती है, उस वक्त पश्चिम में गुजरात में लोग शायद गहरी नींद में होते हैं। अब जाहिर है देश चलाने के लिए ये तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए भारत ने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया, जिसे हम IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के हिसाब से तय किया गया है, जो देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, और इसी वजह से पूरे देश की घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। अच्छा, अब देश के अंदर की दूरियों और समय की बात तो हो गई। अब जरा बाहर की तरफ नजर डालते हैं, भारत की सीमाओं पर। ये सिर्फ जमीन पर खींची लकीरें नहीं हैं, ये वो रेखाएं हैं जो हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्तों की कहानी कहती हैं। अब एक सवाल, भारत की सबसे लंबी जमीनी सरहद किस देश के साथ है? ज्यादातर लोग सोचेंगे चीन या शायद पाकिस्तान, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये दोनों ही जवाब गलत हैं। असल लंबाई है 4096 किलोमीटर। तो सही जवाब क्या है? ये है बांग्लादेश। जी हां, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोई सीधी सादी लाइन नहीं है। ये एक बहुत ही घुमावदार, बहुत ही पेचीदा बॉर्डर है, जो कभी नदियों के बीच से, कभी खेतों से, तो कभी गांवों को चीरती हुई गुजरती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत की सरहदें अपने पड़ोसियों के साथ कितनी लंबी हैं। बांग्लादेश के साथ रैडक्लिफ लाइन, चीन के साथ मैकमोहन लाइन, पाकिस्तान के साथ भी रैडक्लिफ लाइन, जिसे हम LOC के तौर पर भी जानते हैं। हर एक लाइन के नाम के पीछे एक पूरा इतिहास छिपा है। चलिए अब इन इंसानों की बनाई सीमाओं से नजर हटाकर कुदरत की बनाई सबसे बड़ी, सबसे शानदार सीमा की ओर चलते हैं। बात करते हैं उत्तर में खड़े महान हिमालय की। हिमालय के जन्म की कहानी सच कहूं तो किसी जादुई कथा से कम नहीं है। क्या कोई यकीन करेगा कि जहां आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां आसमान को छूती हैं, वहां करोड़ों साल पहले एक विशाल समंदर लहराता था, जिसका नाम था टेथस सागर। तो फिर ये समंदर पहाड़ कैसे बन गया? विज्ञान इसे 3 स्टेप्स में समझाता है। सबसे पहले हुआ टकराव, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से आ टकराई। फिर हुआ वलन, यानी दोनों प्लेटों के बीच की जमीन, वो जो समंदर का तल था, वो एक कागज की तरह मुड़ने और सिकुड़ने लगा। और आखिर में हुआ उत्थान। लगातार दबाव की वजह से ये मुड़ी हुई जमीन ऊपर उठती चली गई और बन गई हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला। और सबसे मजेदार बात, ये प्रक्रिया आज भी जारी है। हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। और इस जबरदस्त टकराव का नतीजा ये हुआ कि एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग समानांतर रेंज बनी। सबसे ऊंची और बर्फीली है हिमाद्री, जिसे वृहद हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद आता है हिमाचल या लघु हिमालय, जहां हमारे सारे खूबसूरत हिल स्टेशन बसे हैं। और सबसे आखिर में मैदानों से ठीक पहले है शिवालिक रेंज। लेकिन हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का पहाड़ नहीं है।
ये तो उत्तर भारत की जीवन रेखा है। यहीं से जन्म लेती हैं हमारी महान नदियां, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं। और यहीं पर भूगोल का एक और हैरत अंगेज सवाल हमारे सामने आता है। सोच कर देखिए, कोई नदी उन पहाड़ों से भी पुरानी कैसे हो सकती है जिन्हें वो आज काट कर बह रही है? इसका जवाब है पूर्ववर्ती नदी। ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। ये वो नदियां हैं जो हिमालय के बनने से भी पहले से वहां बह रही थीं, और जब जमीन ऊपर उठने लगी, पहाड़ बनने लगे, तो इन नदियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि धीरे धीरे उठते हुए पहाड़ों को ही काट डाला और अपनी गहरी घाटियां बना लीं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही ऐसी ही पूर्ववर्ती नदियां हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियां इतनी ज्यादा जरूरी हैं कि साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनके पानी के बंटवारे को लेकर एक बहुत ही अहम समझौता हुआ, जिसे सिंधु जल समझौता कहते हैं। इसके तहत पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को मिला और पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को। अब बात करते हैं गंगा की। हम सब जानते हैं कि गंगा कितनी पवित्र है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि वो बनती कैसे है? गंगा किसी एक जगह से नहीं निकलती। ये असल में कई नदियों के मिलने से बनती है, जिन्हें पंचप्रयाग कहा जाता है। और आखिर में देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तब जाकर ये पवित्र धारा गंगा कहलाती है। ब्रह्मपुत्र की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। एक ही नदी है, लेकिन सफर के हर पड़ाव पर उसका नाम बदल जाता है। तिब्बत में जब ये निकलती है तो कहलाती है सांगपो। जब अरुणाचल प्रदेश में भारत में दाखिल होती है तो बन जाती है देहांग। असम के मैदानों में आकर इससे इसका सबसे प्रसिद्ध नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र, और फिर बांग्लादेश में बहते हुए ये जमुना हो जाती है। वाकई एक नदी कितने रूप। तो इस पूरे सफर से हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, भारत उत्तर दक्षिण में लंबा क्यों है? इसका राज पृथ्वी के आकार में छिपा है। दूसरी बात, हमारी सबसे लंबी जमीनी सीमा चीन या पाकिस्तान से नहीं बल्कि बांग्लादेश से है। तीसरी, जहां आज हिमालय है वहां कभी टेथिस नाम का समंदर था। और चौथी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं। ये सब मिलकर भारत के नक्शे को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई कहानी बना देते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, असली नक्शा कौन सा है? वो जो कागज पर बना है, या फिर वो जो लगातार बहती नदियों, उठते हुए पहाड़ों और करोड़ों लोगों के दिलों में हर पल बन और बदल रहा है? सोचिएगा जरूर।